गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन्स तक का पोर्शन कवर कर लिया था। ठीक है, आज नया स्टार्ट करते हैं टॉपिक हार्मोन्स ऑफ थाइमस। ठीक है, सबसे पहले थाइमस ग्लैंड होता कहाँ है? ठीक है, हमारे हार्ट के पास में, ठीक है, जो एक मेजर आर्टरी होती है एओर्टा, ठीक है, पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, है ना। तो एओर्टा और हार्ट के बीच में, ठीक है, मतलब दोनों के जॉइंट होने की वजह से, ठीक है, एक क्लेफ्ट या एक गैप के जैसा बन जाता है। ठीक है, तो वो जो क्लेफ्ट या वो जो गैप होता है, ठीक है, उस गैप के पीछे की तरफ, ठीक है, एक छोटा सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं थाइमस। ठीक है, अब ये जो थाइमस ग्लैंड है ये जब हम लोग छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, तब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होते जाती है तो थाइमस जो है वो डिजेनरेट होने लगता है, साइज़ भी रिड्यूस हो जाता है और उसकी जो एक्टिविटी होती है वो भी कम होने लगती है। ठीक है, अब थाइमस ग्लैंड जो होता है इसका बेसिकली काम क्या होता है? थाइमस ग्लैंड जो है वो एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है विच इज़ नोन एज थाइमोसिन। ठीक है, अब ये जो थाइमोसिन हार्मोन है इसकी फंक्शनिंग क्या है? थाइमोसिन हार्मोन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में बेसिकली हेल्प करता है। ठीक है, अब हमारे इम्यून सिस्टम में दो तरीके के सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज द टी लिम्फोसाइट एंड द अदर वन इज द बी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये जो टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली कहाँ होती है? हमारे बोन मैरो में। व्हाट इज़ बोन मैरो? अपन पिछले साल कुछ नहीं पढ़े अपने स्कूल में। ठीक है, बोन मैरो जो है हमारे बॉडी के जितने भी बड़े बोन्स होते हैं, जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो लंबे बोन्स होते हैं हमारी बॉडी के, इनके अंदर एक कैविटी होती है। ठीक है, खाली स्पेस होता है। ठीक है, उसके अंदर रेड, ऑलमोस्ट रेडिश येलोइश टाइप के कलर का एक जेली के जैसा सब्सटेंस जो है भरा हुआ होता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो इज़ द प्लेस वेयर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। ठीक है, हमारे ब्लड के जितने भी सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह, ठीक है, सबका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, एंड द टी एंड द बी लिम्फोसाइट्स दे आर अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज ओनली। ठीक है, अब टी और बी लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो इनका मेजर फंक्शन बेसिकली क्या होता है? दैट इज़ टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो के अंदर होता ज़रूर है। ठीक है, लेकिन दोनों का मैच्योरेशन अलग अलग जगह पर होता है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन जो है वो बोन मैरो के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स का जो मैच्योरेशन है वो होता है थाइमस में, और टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए कौन इम्पॉर्टेंट होता है? थाइमोसिन। ठीक है, तो थाइमोसिन जो हार्मोन है इट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन द मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। Thymosin makes the T lymphocytes viable, activates them so that they can fight off any infection or any attack that is faced by our body. Okay, and T lymphocyte जो है वो थाइमोसिन के प्रेजेंस में जब फंक्शनिंग में आता है, एक्टिवेट होता है, ठीक है, तब ये जो टी लिम्फोसाइट है ये और दो सब टाइप्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अभी उतने डीप में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ कि जो थाइमोसिन होता है, ठीक है, थाइमोसिन जो है वो पुराने बंद पड़े जो हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनको भी एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, सपोज़ किसी पर्सन को कैंसर है, ठीक है, उसको कीमोथेरेपी और उसको रेडियोथेरेपी दी जा रही है, तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी प्रोवाइड करने पे कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये जो थाइमोसिन्स होते हैं
ठीक है। रेडियो और कीमोथेरेपी हो जाने के बाद में थाइमोसिन्स जो है ये दोबारा से एक्शन में आते हैं। एक्शन में आके जो हमारे पुराने बंद पड़े ऑर्गन्स है, जैसे हमारे बॉडी में स्प्लीन जो ऑर्गन होता है, ठीक है, स्प्लीन इज ऑल्सो एन ऑर्गन जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में काम करता है, ठीक है। तो स्प्लीन को दोबारा से रीएक्टिवेट करने का फंक्शन भी थाइमोसिन का होता है, ठीक है। तो अगर किसी रीज़न की वजह से इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर रहा है तो उसको रीएक्टिवेट करना और टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में पार्टिसिपेट करना, दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ द थाइमोसिन, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द अदर ग्लैंड, दैट इज द हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, हार्मोन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। नाउ वेयर आर द एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड? इफ दिस इज आवर किडनी, तो किडनी के ऊपर इस तरीके से ट्रायंगुलर टाइप का लोब्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब एडिशनली ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके ऊपर एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरीके के डैमेज से, ठीक है। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको हम लोग एनाटॉमिकली, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट is the adrenal medulla and second is the adrenal cortex, ठीक है। एड्रीनल मेड्यूला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल मेड्यूला जो है दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, मतलब बाहर के तरफ में एड्रीनल ग्लैंड का जो पोर्शन प्रेजेंट है दैट इज द मेड्यूला, और जो सेंटर की तरफ एड्रीनल ग्लैंड का पोर्शन प्रेजेंट है दैट इज द एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब एड्रीनल मेड्यूला और एड्रीनल कॉर्टेक्स दोनों से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो ठीक है, जनरली एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है उससे 3 तरीके के हार्मोन्स जो हैं सिक्रीट होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेकेंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड थर्ड गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। 3 तरीके के हार्मोन्स जो हैं सिक्रीट होते हैं, या 3 कैटेगरीज हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर और भी कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, इनकी और भी वैरायटी होती है, ठीक है। तो 3 कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इन तीनों का केमिकल नेचर क्या है, ठीक है। ये तीनों के तीनों स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। स्टेरॉयड से डिराइव्ड, स्टेरॉयड से बने हुए हार्मोन्स होते हैं ये तीनों कैटेगरी के हार्मोन्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पे, ठीक है। तो ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, आयोनिक और वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं, ओके। देयर फंक्शन इज टू रेगुलेट द इलेक्ट्रोलाइट एंड द वाटर बैलेंस इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। उसके अलावा मिनरल्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, मिनरल मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको भी रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके किडनीज़ के अंदर, ठीक है, किडनीज़ के अंदर जो डीसीटी पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी पे या लूप ऑफ हेनले पे जो रीएब्जॉर्प्शन होता है दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स
ओनली, ठीक है। तो ये हमारे किडनी के अंदर जब काम करते हैं तो यूरिन प्रोडक्शन को, उसके यूरिन की क्वांटिटी को रेगुलेट करते हैं, बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है या वाटर बैलेंस जो है उसको मेंटेन करते हैं। उसके अलावा अगर हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको भी रेगुलेट करने का काम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्लियर। नेक्स्ट कमिंग टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व्ड होते हैं। ओके, दे आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में थोड़े से कम अमाउंट में प्रोटीन और फैट्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी इन्वॉल्व्ड होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं इनका और क्या क्या काम होता है, ठीक है। जनरली ये 3 टाइप के हम लोग इनको ले सकते हैं, 3 एग्जाम्पल्स इसके ले सकते हैं। कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, ठीक है। ये जो है क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितने भी साइकिल्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस एक साइकिल होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, मतलब कि ग्लूकोज का सिंथेसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, इन सभी में, इन सभी साइकिल्स में इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। उसके अलावा जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है उसको इंक्रीज करने का काम भी करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ठीक है। अब प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो होता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में भी इन्वॉल्व होते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा ब्लड में जो अमीनो एसिड्स का लेवल है, ठीक है, ब्लड में अमीनो एसिड्स के लेवल को भी इंक्रीज करते हैं। मतलब कि प्रोटीन का अगर ब्रेकडाउन होगा तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर के अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, देयर बाय ब्लड के अंदर अमीनो एसिड्स के लेवल को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा एंटीबॉडी सिंथेसिस जो हमारी बॉडी में होती है, ठीक है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम का एक्शन है, इम्यून सिस्टम के एक्शन को सप्रेस करने का काम भी करते हैं। तो ये जो कोर्टिसोल होता है इसको एज अ इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर किसी के बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है, ठीक है, किसी दूसरे की बॉडी से किडनी लेकर के किसी दूसरे पेशेंट की बॉडी में अगर ट्रांसप्लांट की जाती है तो उस केस में क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये मेरा ऑर्गन नहीं है, मेरे बॉडी का ऑर्गन नहीं है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसके ऊपर जाके अटैक कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो उससे बचने के लिए जो पेशेंट है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं। तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का काम क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को थोड़े समय के लिए डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि वो जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है वो ईजिली बॉडी के अंदर अडेप्ट हो जाए, ठीक है। और जब वो ऑर्गन बॉडी के अंदर अडेप्ट हो जाता है तब फिर क्या होगा कि ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं इनको रोक दिया जाता है एंड फाइनली बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो कॉर्टिसोल जो है दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन ट्रेस क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जब इसको ज़्यादा क्वांटिटी में एडमिनिस्टर करते हैं देन इट विल फंक्शन एज द इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, ठीक है। समझ आया। तो ट्रांसप्लांटेशन बायोलॉजी में जो है ये मेडिसिन्स को, ये हार्मोन्स को बेसिकली यूज़ किया जाता है। या फिर जो एलर्जिक रेस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर एलर्जी होती है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स हम लोग खाते हैं। तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स में भी क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा, मतलब क्या कहना चाहिए, दबाने का या इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा काम डाउन करने का काम होता है उनसे, ठीक है। तो उसमें भी इनका रोल होता है,
ठीक है। नाउ लास्टली कमिंग टू द गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं दे आर सिक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड कॉमन लैंग्वेज में इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं इनको हम लोग जो है क्या कहते हैं, सिंपली टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो इनका काम कैसे होता है, ठीक है, कि टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो होता है, ठीक है, ये हमारे बॉडी के, ठीक है, मेल और फीमेल बॉडी के प्रॉपर सेक्सुअल डेवलपमेंट में इनका फंक्शन होता है। अब तुम ये बोलोगे कि एड्रिनल ग्लैंड कैसे प्रोड्यूस कर रहा है टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को, क्योंकि ये प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, टेस्टिस और ओवरी का होता है, ठीक है। तो मेजर क्वांटिटी में टेस्टिस और ओवरी ही प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ही कम या ट्रेस क्वांटिटी में एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो दोनों का फंक्शन क्या होता है, ये सेक्सुअल, ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं इनका, कि मेल्स और फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करना, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स का मैच्योरेशन, ठीक है, और सेक्सुअल फंक्शन जो है उसको मेंटेन करने के लिए ये सारे हार्मोन्स यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं ये इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल सिंपली लिख सकते हो, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है। अब ये जो आपके कॉर्टिकॉइड्स हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो एड्रीनल, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एड्रीनल कॉर्टेक्स पढ़ रहे थे, अब मेड्यूला की तरफ आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं डिसऑर्डर्स पे। सबसे पहला है इसमें एडिसन्स डिजीज, ठीक है, एडिसन्स डिजीज। देन वी आर हैविंग कुशिग्स सिंड्रोम, Cushing's syndrome, Addison's disease. Then we are having adrenal virilism, then we are also having Conn's syndrome. ठीक है। अब सबसे पहले एडिसन्स डिजीज़ पे आते हैं। एडिसन्स डिजीज़ में जो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के एंजाइम्स यानी कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनका हाइपोसिक्रीशन यानी कि अंडर सिक्रीशन होता है, ठीक है। हाइपोसिक्रीशन, अंडर सिक्रीशन यानी कि कम क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है, ठीक है, इससे ये होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो जाता है, ठीक है। अब डेफिशिएंसी होने से क्या होगा कि इसमें स्किन का कलर जो होता है वो ब्रॉन्ज के जैसे हो जाता है। ब्रॉन्ज यानी कि क्या होता है, कांसा कि पीतल, क्या होता है, कांसा, है ना। तो ब्रॉन्ज यानी कि कांसे का कैसा अपीयरेंस होता है, थोड़ा सा रेडिश या गोल्डनिश ब्राउन टाइप का कलर होता है, ठीक है। तो एडिसन्स डिजीज़ में हाइपोसिक्रीशन के वजह से जो कोई भी पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर थोड़ा ब्रॉन्ज के जैसा अपीयरेंस जो है, पिगमेंटेशन जो है वो होने लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि किसी ने ब्रॉन्ज का लेयर जो है हल्का सा वो बॉडी के ऊपर चढ़ा दिया हो, ठीक है। उसके अलावा उनका ब्लड शुगर जो है वो लेवल, ब्लड शुगर का जो लेवल है वो कम रहेगा हमेशा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लेवल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल यानी कि सोडियम और पोटेशियम का लेवल जो है स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा उनकी बॉडी में, ठीक है। उसके अलावा
वाटर का जो लॉस है, मतलब वाटर की जो क्वांटिटी है, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है, तो ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा बॉडी से। उसके अलावा कंटिन्यूसली वॉमिटिंग होते रहेगी, कंटिन्यूसली डायरिया होते रहेगा, ठीक है, और बार बार नोजिया यानी कि चक्कर के जैसी फीलिंग जो है वो पर्सन को आती रहेगी, ठीक है। इसको रिवर्स किया जा सकता है तब जब एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स जो हैं, ठीक है, तो कॉर्टिकॉइड्स का अगर प्रॉपर उनको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए तो फिर ये जो कंडीशन है ये रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो एक्सेस में बनने लगता है, एक्सेस में सिक्रीट होता है, ठीक है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, ओके, दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसका सिम्टम होता है कि ब्लड शुगर का लेवल जो है वो अनयूजुअली हाई हो जाता है और यूरिन में भी ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर जो है वो सिक्रीट होने लगता है, निकलने लगता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम का जो कंसंट्रेशन होता है ब्लड में वो ज़्यादा हो जाता है और पोटेशियम का कंसंट्रेशन जो है वो उल्टा कम हो जाता है, ठीक है। सोडियम का कंसंट्रेशन हाई और पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है वो हमेशा ज़्यादा बना रहता है, तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा मोटापा जो है इससे बढ़ जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? मोटापा बढ़ जाता है, ठीक है, मोटापा बढ़ जाता है, पर्सन ओबीस हो जाता है, थाई के मसल्स और आपके जो पेल्विक मतलब पेल्विक एरिया है, पेल्विस का एरिया है, कमर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब कि लोअर बॉडी जो है वो अनयूजुअली स्वोलन हो जाती है, अनयूजुअली जो है वहाँ पे फैट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और ज़्यादा मोटापा जो है वो कमर से नीचे के एरिया में दिखने लगता है। तो ज़्यादा मोटापा होने की वजह से पर्सन की जो मोबिलिटी है, ठीक है, वो उसकी मोबिलिटी या उसका मूवमेंट जो है वो भी अफेक्ट करता है, ठीक है। वेट ज़्यादा होने से जो जॉइंट्स होते हैं जॉइंट्स पे भी फ़र्क पड़ता है एंड जॉइंट पेन जो है वो इसके साथ में अकम्पनी करता है हमेशा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द एड्रीनल विरिलिज्म, ठीक है। एड्रीनल विरिलिज्म में क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर ज़्यादातर एड्रीनल विरिलिज्म देखने के लिए मिलता है और अगर एड्रीनल विरिलिज्म किसी फीमेल को हो गया है तो उनके बॉडी में एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन जो है उसका ओवर सिक्रीशन होने लगता है। फीमेल में होगा, फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट होता है लेकिन बहुत ही ट्रेस यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी में, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। जैसे अब तुम्हारी बॉडी में भी एड्रीनल ग्लैंड है, मेरी बॉडी में भी है, तो मेरी बॉडी में ट्रेस अमाउंट में टेस्टोस्टेरॉन बन रहा है और तुम्हारी बॉडी में ट्रेस अमाउंट में एस्ट्रोजन बन रहा है, ठीक है, वो म्यूचुअल रहता ही है। ऑपोजिट सेक्स में जो ऑपोजिट सेक्स हार्मोन है वो सिक्रीट ज़रूर होगा लेकिन कम क्वांटिटी में, एकदम ट्रेस क्वांटिटी में होगा। तो अगर किसी डिसऑर्डर के वजह से जैसे ट्यूमर फॉर्मेशन ही हो गया है या कोई म्यूटेशन है उसके वजह से किसी भी रीज़न से अगर फीमेल्स के अंदर ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होने लग जाए, ठीक है, तो उनकी बॉडी में मेल्स के जैसा अपीयरेंस जो है वो प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। तो मेल्स के जैसे आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो दाढ़ी और मूंछ के बाल हैं, ठीक है, वो उनके ग्रो होने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है बॉडी के जो मतलब बॉडी का जो बिल्टअप होता है, ठीक है, वो भी मेल्स के जैसे बनने लगता है, मतलब कंधे चौड़े हो जाएंगे, कमर पतली हो जाएगी, इस तरीके का अपीयरेंस जो है वो फीमेल्स में आने लगता है मेल्स के जैसा, ठीक है, किसमें? एड्रीनल विरिलिज्म में। फाइनली हम लोग आते हैं कॉन्स सिंड्रोम में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्स सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। Conn's syndrome is because of hyper secretion of aldosterone. ठीक है, इसमें
ब्लड के प्लाज्मा में सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा, पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और फिफ्थ कंडीशन है जिसको कि हम लोग कहते हैं गाइनेकोमैस्टिया। ठीक है, गाइनेकोमैस्टिया जो है ये मेल्स में देखने के लिए मिलता है। तो मेल्स के अंदर जो है एस्ट्रोजन जो है, ठीक है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, क्या है गाइनेकोमैस्टिया में मेल्स में एस्ट्रोजन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, तो उनके बॉडी के ऊपर फीमेल के जैसा अपीयरेंस जो है वो दिखने लगता है। ठीक है, यानी कि मैमरी ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट होने लगता है। ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट हो जाएगा, आवाज़ पतली हो जाएगी, बॉडी हेयर जो है उनका कम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि फीमेल्स में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादातर आपके थाई और कमर के हिप्स के पोर्शन में होता है, तो वैसे ही उनकी बॉडी में भी जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है वो आने लगेंगे और उनके भी थाई और कमर में जो है फैट का डिपोजिशन जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो जो एड्रिनल विरिलिज्म है उसमें फीमेल्स के अंदर मेल अपीयरेंस आने लगेगा और गायनेकोमैस्टिया के अंदर मेल्स में फीमेल का अपीयरेंस आने लगेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला पे। ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला से कौन कौन से हॉर्मोन्स जो हैं सिक्रीट होंगे। ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला जो है वो जनरली दो हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है, एड्रिनेलिन एंड नॉर एड्रिनेलिन। ठीक है, एड्रेनालिन को हम लोग एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रेनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, दोनों के दो अलग अलग नाम हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों हॉर्मोन्स हैं दोनों को मिला करके कैटेकोलामीन्स भी कहा जाता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन को मिला करके कलेक्टिवली कैटेकोलामीन्स भी कहा जाता है। ओके, कलेक्टिवली दे आर आल्सो कॉल्ड एज कैटेकोलामीन्स। ठीक है, अब एड्रेनालिन जो है वो नॉर एड्रेनालिन के कंपैरिजन में ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। ठीक है, एड्रेनालिन विल ऑलवेज बी सिक्रीटेड इन मोर क्वांटिटी एज कंपेयर टू द नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, और ये जो हार्मोन है एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, ठीक है, दोनों को कहा जाता है हार्मोन्स ऑफ इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन में, फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन में जो है ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि किसी भी एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, जैसे सपोज कोई एक्सीडेंट से तुमको फेस करना पड़ा या अचानक से अगर तुमको किसी एनिमल के वजह से डेंजर अगर फील हो रहा है तो उस समय क्या होता है, हमारे बॉडी में कैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। अचानक से हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाती है हम लोगों की। ठीक है, अब अगर हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्लड की सप्लाई जो है बॉडी को वो भी बढ़ेगी। अब ब्लड की सप्लाई अगर बढ़ेगी तो सेल्स तक ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा और सेल्स में ज़्यादा ऑक्सीजन जाने से ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन होगा, यानी कि ओवरऑल हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। और
और ज़्यादा एनर्जी आने से हम किसी भी एडवर्स सिचुएशन को ईजिली फेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो सिम्टम्स है, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होना, ब्लड फ्लो का इंक्रीज़ होना, हार्ट बीट और पल्स रेट का इंक्रीज़ होना, ज़्यादा गर्मी फील होना, ज़्यादा एनर्जी बन जाना, ठीक है, ये सारे के सारे किस वजह से होते हैं? एड्रेनलिन के इफेक्ट के वजह से होते हैं। ठीक है, तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को हम लोग हार्मोन ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, अब नॉर एड्रेनलिन का काम क्या होता है? एड्रेनलिन का जो इफेक्ट है उसको रिवर्स करना, यानी कि अगर एड्रेनलिन हमारी बॉडी को एक्साइट करने का काम करता है तो हमारी बॉडी को काम डाउन करने का काम जो है वो नॉर एड्रेनलिन करता है। ठीक है, तो इमरजेंसी से एसोसिएटेड जो भी फीलिंग्स है या जो भी सिचुएशंस है, जैसे गुस्से का आना, चिढ़ का आना, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी का बनना, हमारे बॉडी से ज़्यादा आउटपुट निकलना, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें किससे एसोसिएट होती हैं? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन से। ठीक है, तो बॉडी को एक्साइट करने का काम एड्रेनलिन करेगा और बॉडी को काम डाउन करने का काम कौन करेगा? नॉर एड्रेनलिन करेगा। ठीक है, कितना टाइम हुआ है? ठीक है, चलो एक और ग्लैंड को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आज। हम लोग आते हैं हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियास पे। ठीक है, किस पे आते हैं? हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियास पे। ठीक है, तो पैंक्रियास जो है ये बेसिकली एक इलोंगेटेड येलोइश कलर का ग्लैंड होता है जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। मतलब हमारा स्टमक है लेफ्ट साइड पे, स्टमक के जस्ट नीचे और इंटेस्टाइन्स के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो स्टमक और इंटेस्टाइन्स के बीच में सैंडविच रहता है पैंक्रियास, लंबा, इलोंगेटेड और येलोइश कलर का ऑर्गन होता है। ठीक है, अब पैंक्रियास जो है वो इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी एक्ट करेगा और एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी एक्ट करेगा। ठीक है, तो पैंक्रियास के दो पार्ट हैं, एक है एक्सोक्राइन पार्ट और दूसरा है एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, दोनों से अलग अलग तरीके के सिक्रीशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले एक्सोक्राइन पार्ट की बात अगर हम लोग करें तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है पैंक्रियास का, उससे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। फर्स्ट इज द इंसुलिन एंड सेकेंड इज द ग्लूकागोन। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, और एंडोक्राइन पार्ट से पैंक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक जूस जो है इसका फंक्शन किस में होता है? डाइजेशन में। ठीक है, डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है पैंक्रियाटिक जूस, और इंसुलिन और ग्लूकागोन जो होते हैं, ठीक है, ये दोनों ब्लड के अंदर शुगर के लेवल्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंसुलिन और ग्लूकागोन का फंक्शन भी हम लोग स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, कोई डाउट आज की क्लास में?